नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे किरदार की जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही नहीं दशा भी बदल कर रख दी। एमओआई समीकरण नहीं चाहिए, विचारधारा आधारित समीकरण चाहिए। वो समीकरण चाहिए जहां आधे से ज्यादा हिंदू विचारधारा के आधार पर मुसलमानों के साथ मिलकर भाजपा को यहाँ शिकस्त देंगे और भाजपा को हराया भी जाएगा। एक ऐसा नाम जो दिखाई तो कम देता है लेकिन उसकी रणनीतियां देश की सियासत की रेखाएं तय करती है। और आप बताइए, मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूँ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जो कभी कृष्ण बनकर अर्जुन को विजयी बनाता है तो कभी चाणक्य बनकर पूरा युद्ध ही जीत लेता है। तो आइए आज हम बात करेंगे उसी शख्स की जिसने भारत के राजनीतिक गलियारों में लगभग 10 सालों से उथल पुथल मचा कर रखी है, प्रशांत किशोर। तो आज हम जानेंगे कौन है प्रशांत किशोर और क्या है इनकी पूरी सच्चाई। मैं पीयूष शर्मा आप सभी के साथ। तो दोस्तों, आप सभी ने 2014 लोकसभा चुनाव में एक बात तो सुनी ही होगी, मोदी की लहर, मोदी की लहर। लेकिन क्या ये सच में मोदी की लहर थी या इस लहर को दिशा देने वाला कोई और ही था? और क्या सच में ही अमित शाह बीजेपी के चाणक्य हैं या उनके पीछे भी कोई मास्टरमाइंड छुपा बैठा था? और फिर मोदी ही क्या, भाई साहब ने देश की ऐसी कोई पार्टी नहीं छोड़ी जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया। चाहे मोदी जी की 2014 की ऐतिहासिक जीत हो या पंजाब में कांग्रेस की वापसी। इस उपचुनाव में कांग्रेस ने जलालाबाद और फगवाड़ा सीट को एनडीए और आम आदमी पार्टी से झटक लिया, जिसके बाद चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता ढोल और हाथों में पार्टी के झंडे लेकर जश्न मनाने पहुंचे। ममता दीदी का बंगाल फतेह हो या फिर केजरीवाल की दिल्ली, हर बड़ी जीत के पीछे कोई रणनीतिकार छुपा था। क्योंकि अर्जुन तो हर दिन रथ पर सवार होता था, लेकिन महाभारत जीतना दोस्तों तब संभव हुआ जब स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर चले। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के उस कृष्ण की, उस रणनीतिकार की जिसने भारतीय राजनीति को एक नई स्क्रिप्ट दी और चुनाव जीतने के लिए समय समय पर वह ज्ञान हमेशा गीता के जैसे काम आया। सन 1977 बिहार की मिट्टी में जन्मे प्रशांत किशोर, जो बिहार के एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। उनके पिताजी एक चिकित्सक थे। वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा बिहार के बक्सर से पूरी करते हैं। अपने हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद प्रशांत तय करते हैं कि वे अपने आगे की पढ़ाई स्टैटिक्स से पूरी करेंगे और वे दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टैटिक्स सब्जेक्ट में एडमिशन ले लेते हैं। परंतु स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ती है और वह अपने घर बिहार वापस आ जाते हैं। प्रशांत किशोर ना ही किसी बड़े राजनीतिक खानदान से थे, ना ही उनके पास कोई राजनीतिक विरासत, लेकिन यहाँ थी तो सिर्फ एक चीज, नए दौर में सोचने का नया तरीका और काम करने की लगन। वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन से जुड़ जाते हैं और वहाँ उन्होंने पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में देश एवं विदेश में कई योजनाओं में काम किया। दोस्तों, अफ्रीका के गाँव से लेकर भारत के दूर दराज गाँवों तक प्रशांत किशोर जहाँ भी गए नतीजे बहुत ही दमदार। उसी दौरान यूनाइटेड नेशन में काम करते हुए 2011 में प्रशांत किशोर एक रिसर्च पेपर लिखते हैं जिसमें वह बताते हैं कि गुजरात की जीडीपी ग्रोथ तो बहुत शानदार है, पर वहीं बच्चों में कुपोषण भी बहुत अधिक है। यानी विकास एक पक्षीय था, आर्थिक रूप से चमकदार लेकिन स्वास्थ्य के मोर्चे पर बहुत ही असंतुलित। और ये बात सीधी पहुंचती है गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास और बस यहीं से शुरू होती है पीके की पॉलिटिक्स। मोदी जी प्रशांत किशोर को गुजरात बुलाते हैं और अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार और कैंपेनिंग के लिए प्रशांत किशोर को ऑफर करते हैं और प्रशांत किशोर उनका ऑफर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ उनकी कुछ शर्तें होती हैं और शर्त ये थी कि हमारे बीच में कोई मीडिएटर नहीं रहेगा और मैं सीधे रिपोर्ट आपको करूँगा। मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं करूँगा, मैं इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी के लिए काम करूँगा। और बस यही था वो मोड़ जहां से भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहां सोचा होगा कि एक दिन यही नाम उनका विपक्षी बन जाएगा। पिछला 15 साल में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? जितना मोदी भक्त बन 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी पहली मुलाकात होती है। उस समय तक मोदी सिर्फ एक राज्य के नेता थे, लेकिन पीके ने देखा कि इस व्यक्ति में राष्ट्रीय नेतृत्व की संभावना। उन्होंने तय कर लिया कि राजनीति अब सिर्फ नारों से नहीं रणनीति से बदलेंगे। फिर शुरू हुआ चैप्टर मोदी, एक चुनावी अभियान जो आज भी एक मिसाल है। सबसे पहले 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव मोदी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनवाने के लिए पीके ने पूरी डिजिटल
और डाटा ड्रिवन रणनीति बनी और फिर असली मिशन शुरू हुआ मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का, जिसे हमने मोदी की लहर समझा। वो लहर नहीं थी, वह एक परफेक्ट मार्केटिंग स्कीम थी। प्रशांत किशोर और उनकी पॉलिटिकल टेक कंपनी CAG ने नरेंद्र मोदी को एक प्रोडक्ट की तरह लॉन्च किया। इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग था विकास, टैगलाइन थी अच्छे दिन, और इसे बेचने के लिए ऐसी धुआंधार मशीनरी बनाई गई जिसे तोड़ना आज भी विपक्ष के लिए नामुमकिन है। 3D रैलियों से हवाई हमला, लाखों वॉलेंटियर से जमीनी घेराबंदी और सोशल मीडिया पे ऐसा डिजिटल किला बनाया गया जिसे भेदना आज भी विपक्ष के लिए असंभव है। पर कड़वा सच तो ये है कि पीके ने ही उस पर्सनालिटी कल्ट की नींव रखी थी जिसे आज वो खुद कोसते हैं। और आप बताइए, मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूं। मोतिहारी में मैंने उस समय मोदी जी से कहलवाया, मोदी जी ने कहा कि इसी चीनी मिल से के बनी हुए चीनी से चाय पीऊंगा, तब बिहार लौटूंगा, तब वोट मांगने आऊंगा। 2014 एक नया इतिहास लिखा गया। प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के लिए जो रणनीतियां बनाई वो भारत के इतिहास में पहली बार हो गई थी। 3D होलोग्राम रैलियां, जहां एक साथ दर्जनों जगहों पर एक ही वक्त में मोदी जी का भाषण देखा जा रहा था। चाय पर चर्चा, एक ऐसा कार्यक्रम जिससे मोदी जी सीधे जनता से जुड़ रहे थे। छोटी छोटी बातों पर भी प्रशांत का बहुत ध्यान होता था। भाषणों की स्क्रिप्टिंग तैयार करना, मोदी के हर भाषण में लोकल मुद्दों, आम जनता की भाषा और जज्बात को शामिल करना, ये सब उस समय प्रशांत की टीम कर रही थी। मंच से भाषण तो मोदी जी दे रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे से स्क्रिप्टिंग कोई और ही कर रहा था। उस समय हर राज्य, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई। कौन सा मुद्दा किस जिले में ज्यादा चलेगा, हर जाति, हर वर्ग के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई। स्क्रिप्ट में ऐसी बातें शामिल की गई जो युवाओं के दिल को सीधे छुए। ये सब पर्दे के पीछे से बैठे बैठे पीके की टीम तय कर रही थी। तो नतीजा आप सभी देख रहे हैं। बीजेपी की स्थापना के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि देश में बीजेपी की इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई। 2014 में बीजेपी पूर्ण बहुमत हासिल करती है और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। 3 दशक बाद किसी एक पार्टी को अकेले इतनी सीट मिली थी। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सब कुछ अच्छा चल रहा था, टीम खुश थी, जनता में जोश था, देश की उम्मीद थी। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी को पहली बार केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार मिली और इस जीत का बड़ा श्रेय गया प्रशांत किशोर को। उस दौर में तो प्रशांत के सचमुच मजे थे। सब उनकी सुनते थे, सब उन्हें मानते थे, जैसे चुनाव जीतने का जादू तो सिर्फ उन्हीं के पास हो। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इतनी अनुकूलता और शांति होने के बाद भी प्रशांत किशोर बीजेपी क्यों छोड़ गए? People agree and then they don't implement. It has never happened before to us. So this was the Congress party not implementing your plans? ये दिखाता है कि प्रशांत किशोर सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, अपनी शर्तों, आत्मसम्मान और जनता के लिए काम करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जिन वादों को लेकर जनता से समर्थन मांगा गया था, उन पर गंभीरता से काम नहीं हो रहा था। बेरोजगारी पर ठोस पहल नहीं हुई, किसानों की स्थिति जस की तस बनी रही, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी मुद्दे पीछे छूटने लगे। सत्ता का केंद्रीकरण और आत्ममोह बढ़ने लगा और पीके को लगा कि अब पार्टी सिर्फ चुनाव जीतने के लिए फोकस कर रही है। विकास के असली मुद्दों से ध्यान हट गया है। उन्होंने कई बार सुझाव दिए, बदलाव की बात की, जमीन की सच्चाई बताई, लेकिन अब उनकी बातों को सुनना बंद कर दिया गया था, क्योंकि पार्टी का काम तो प्रशांत किशोर से निकल चुका था। लेकिन बीजेपी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रशांत आगे कहानी में इतना बड़ा मोड़ लाएंगे। मेरे भाई, इनकी हिम्मत नहीं है। भाजपा यहाँ पर वही गेम कर रही है जो महाराष्ट्र में किया है। नीतीश कुमार को आगे रखा है, सोचता है कि जनता को बेवकूफ बनाकर पहले वोट ले ले, उसके बाद जिसको मन होगा दिल्ली से किसी को अपॉइंट कर देगा। न नाराजगी जताई, ना ही कोई बयान दिया और आत्मग्लानि के साथ खुद को अलग कर लिया, क्योंकि उनका मानना है मैंने जिन सपनों को दिखाया था, अगर वे पूरे नहीं हो रहे, मेरी जीत भी अधूरी है। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न केवल रणनीति में माहिर है, बल्कि वे विकासशील सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी विश्वास रखते हैं। लेकिन वहीं पर बीजेपी एक वैचारिक पार्टी है जो अपनी विचारधारा और संगठनात्मक अनुशासन में विश्वास रखती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, बीजेपी के अच्छे दिन थे, एक भली सी शक्ल थी, भली सी उसकी दोस्ती। प्रशांत किशोर ने अपनी रणनीति और मेहनत से 2014 के चुनाव में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाई। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, प्रशांत किशोर की बातें और उनके सुझाव पार्टी में अनसुने किए जाने लगे।
जिन वादों को लेकर जनता को आकर्षित किया गया था उन्हें पूरा करने में देरी होने लगी। पीके की सोच कहीं और थी और पार्टी की दिशा कहीं और। धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गई और फिर एक दिन अपना अपना रास्ता हंसी खुशी बदल लिया। वो अपनी राह चल पड़े, मैं अपनी राह चल दी। लेकिन पीके यहाँ भी हार नहीं मानते। बीजेपी से अलग होने के बाद प्रशांत किशोर ने अपनी जन्मभूमि बिहार का रुख किया। सन 2015 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के साथ हाथ मिलाया और जो काम उन्होंने मोदी जी के लिए किया था, वही कौशल, वही रणनीति और वही जज्बा उन्होंने अब बिहार में नीतीश कुमार के लिए लगा दिया था। बिहार में उस समय 3 बड़ी ताकतें एक साथ आई। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस। इन तीनों का गठबंधन बना जिसे महागठबंधन कहा। लेकिन इतने अलग अलग विचारों और इतिहास वाले दलों को एक साथ बांधना और एक साझा संदेश देना आसान नहीं था। यही काम वहाँ प्रशांत किशोर ने संभाला। उन्होंने पूरे चुनाव प्रचार को एक अलग दिशा दे दी। बिहार के इतिहास में पहली बार इतने संगठित और पेशेवर तरीके से चुनाव हुए। गांव गांव गली गली जाकर लोगों की समस्याएं जानी गई। आंकड़ों के जरिए ये समझा गया कि किस इलाके में किस मुद्दे की पकड़ मजबूत है। उसके हिसाब से विज्ञापन, भाषण, नारे और रैलियों की रणनीतियां बनाई गई, जिसमें ऑफ कोर्स प्रशांत किशोर माहिर है। प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को बिहारी बनाम बाहरी के मुद्दे पर केंद्रित किया। बीजेपी की ओर से आ रही मोदी की लहर के जवाब में यह संदेश दिया गया कि बिहार को एक बिहारी ही चला सकता है। वहीं नीतीश कुमार को बिहार के लिए सुशासन का चेहरा बनाया गया। मानो अगर उनको मौका मिलेगा तो प्रधानमंत्री ही राज्य के मुख्यमंत्री आकर बने। जबकि बीजेपी को बाहरी हस्तक्षेप और विभाजनकारी राजनीति का प्रतीक दिखाया गया। देख रहे हैं आप? और जनता का भरोसा धीरे धीरे महागठबंधन की ओर बढ़ने लगा। प्रशांत की भारी रणनीति में चुनाव प्रचार में भावना, आंकड़े और जमीनी मुद्दे तीनों का व्यवस्थित मेल था और नतीजा ये हुआ कि 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को भारी बहुमत मिला और बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इस जीत के बाद नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के योगदान को खुले दिल से स्वीकारा। उन्होंने न सिर्फ उनकी तारीफ की, बाद में उन्हें जनता दल जेडीयू में शामिल कर लिया और 2018 में अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिया। दोस्तों, यहाँ भी सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन प्रशांत किशोर कहाँ शांत बैठने वाले थे। 2015 में प्रशांत किशोर ने जिस महागठबंधन को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, उसी गठबंधन को नीतीश कुमार ने 2018 में अचानक तोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। पीके को यह फैसला राजनीतिक अवसरवाद लगा और उन्होंने इसे जनमत के साथ धोखा माना। पीके ने कहा, जिस जनादेश को हमने बीजेपी के खिलाफ पाया था, उसी के साथ सरकार बनाना मेरी नैतिकता के खिलाफ है। प्रशांत किशोर खुद को गांधीवादी, लोकतांत्रिक और सामाजिक न्याय की विचारधारा के करीब मानते हैं। बीजेपी की विचारधारा से उनकी गहरी असहमति रही है, विशेष रूप से नागरिकता संशोधन कानून, सीसीए, एनआरसी और सांप्रदायिक राजनीति के मुद्दों पर। जब नीतीश कुमार ने सीसीए जैसे कानून पर दोहरे रवैये अपनाए, तब पीके ने सार्वजनिक तौर पर इसका विरोध किया। एनआरसी की जहां तक बात है तो एनआरसी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। जबकि जेडीयू ने संसद में सीएए के समर्थन में वोट दिया। पार्टी के भीतर संवादहीनता और एक तरफा निर्णय, बाद में चल के पीके ने ऐसे आरोप भी लगाए। नीतीश कुमार जब जहां हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। किसी को नहीं मालूम है, नीतीश कुमार को स्वयं को नहीं मालूम है कि वो कहाँ रहे। पीके ने आरोप लगाया कि पार्टी में नीतीश कुमार के अलावा किसी को निर्णय लेने की कोई आजादी ही नहीं थी। नीतीश कुमार अब अपना कैरियर नहीं बचा सकते हैं। पहली बात तो जिसके साथ भी जाएंगे, नीतीश कुमार तो डूबेंगे ही डूबेंगे, उसको भी डुबा दे। युवाओं को मौका नहीं मिलता था, विचार विमर्श की परंपरा नहीं थी, पार्टी पूरी तरह एक व्यक्ति पर आधारित होती जा रही थी। ये बात पीके जैसे रणनीतिकार को खटकती थी, जो संस्थागत और लोकतांत्रिक कामकाज में विश्वास रखते। नीतीश कुमार अब अपना कैरियर नहीं बचा सकते हैं। पहली बात तो जिसके साथ भी जाएंगे, नीतीश कुमार तो डूबेंगे ही डूबेंगे, उसको भी डुबा दे। प्रशांत किशोर राजनीतिक सुधार और जन आंदोलन की सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते। जब उन्होंने अपने विचार जेडीयू में रखने चाहे तो उन्हें वहां पर्याप्त जगह नहीं मिली। उनका मानना था सिर्फ चुनाव जीतना राजनीति नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन में बदलाव लाना असली मकसद होना चाहिए। जेडीयू में उन्हें यह दिशा और अवसर नहीं दिखाई दिए और शायद बीजेपी में भी नहीं दिखे। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की कमी पीके को कहीं ना कहीं महसूस होने लगी। जब उन्हें महसूस हुआ कि पार्टी में उन्हें सिर्फ एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर देखा जा रहा है, कोई नेता या विचारक के तौर पर नहीं, तब उन्होंने खुद को अलग कर लिया। प्रशांत किशोर को जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू से 29 जनवरी 2020 को निष्कासित कर दिया गया।
लेकिन वहीं प्रशांत किशोर ने अपना रणनीति कौशल साबित तो कर दिया था, लेकिन वह और कुछ भी दिखाना चाहते थे, भारत को अपना हुनर। नीतीश कुमार पलटू राम है या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने, अभी जो हुआ है, इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार हैं। उसके बाद 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए चुनावी रणनीति बनाई। आम आदमी पार्टी का प्रचार इस बार काम की राजनीति पर केंद्रित था। बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को फ्रंट पर लाया गया। आम आदमी पार्टी स्कूल बनाने का काम करती है, अच्छे अस्पताल बनाने का काम करती है, गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है। आम आदमी पार्टी सरकारी स्कूल अच्छे बनाने का काम करती है। आम आदमी पार्टी अच्छी बिजली देने का काम करती है, फ्री बिजली देने का। पीके की टीम ने बीजेपी के सांप्रदायिक नैरेटिव का जवाब शांति और विकास से दिया। विरोधी चाहे जितनी नफरत फैला रहे थे, लेकिन पीके के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के प्रचार में हर कार्यकर्ता के चेहरे पर मुस्कान दिखी। नतीजा, आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती। केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और यह चुनाव भी प्रशांत किशोर की रणनीति का एक शानदार उदाहरण बना। रुझानों में अब तक 61 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है, 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हो गई है। और दोस्तों, पीके की बात हो रही हो और बंगाल चुनाव की चर्चा ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। सन 2021 में पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की ऐतिहासिक जीत में भी पीके का बहुत बड़ा योगदान रहा। पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 में प्रशांत किशोर ने तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और ममता बनर्जी के लिए काम किया। इस चुनाव में बीजेपी ने बंगाल फतेह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन पीके ने भी मुकाबला बहुत ताकत से किया। ये सिर्फ चुनाव नहीं, एक सांस्कृतिक युद्ध था। जब बीजेपी ने जय श्री राम का नारा उछाला, तब पीके ने ममता को चंडी पाठ करने की सलाह दी। আমি আবার বলছি, আমি দুর্বল নই, আমি শক্তিশালী লোক, যতদিন বাঁচবো মাথা উঁচু করে চলবো। जहां बीजेपी ने राष्ट्रवाद की बात की, वहीं पीके ने बंगाली अस्मिता का दांव खेला। पर दोस्तों, कड़वा सच ये है कि इस लड़ाई में पीके ने साबित कर दिया कि धर्म, संस्कृति और भाषा ये सब चुनावी मंडी में बिकने वाले हथियार हैं और वो इन हथियारों के सबसे बड़े सौदागर हैं। কখনো শুনেছেন বড় রাজনৈতিক নেতা মিথ্যে কথা বলে? আরে প্রধানমন্ত্রী দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছে সরকারি কর্মচারীরা নাকি মাইনে পায় না। এ আবার কি উদ্ভট কথাবার্তা। बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। ममता बनर्जी को एक भावनात्मक और स्थानीय चेहरा बनाकर पेश किया गया। जिस प्रकार पीके ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को प्रेजेंट किया था, उसी प्रकार वे बंगाल में ममता दीदी को प्रेजेंट कर रहे थे। जमीनी रिपोर्टिंग, बूथ लेवल रणनीति, बंगाल के सांस्कृतिक गौरव और भाजपा के बाहरी टेक को बाहर लाया गया। बीजेपी के भारी प्रचार और केंद्रीय नेताओं की भीड़ के बावजूद भी पीके की टीम ने राज्य में टीएमसी का नेटवर्क मजबूत बनाए रखा। नतीजा फिर एक बार आप सभी के सामने था। टीएमसी ने 215 सीटें जीती। ममता बनर्जी ने हैट्रिक लगाई और बीजेपी की सारी कोशिशें विफल हो गई। Where is the Nandigram? Forget one thing. For struggle you have to sacrifice something. I struggle for Nandigram because I fought a movement. So I have forgotten now. It's okay. Let the Nandigram people, whatever they have given the verdict, I accept that. बीजेपी 77 पर रुक गई और यहीं पीके की भविष्यवाणी भी सही हुई। और वही बंगाल चुनाव के बाद पीके अपने पीआर वाले काम से संन्यास की घोषणा कर देते हैं। People are going to ask you why is Prashant quitting when you're at, when all seems to be going smoothly. But well, Rajdeep, you are experienced enough to know that if you help someone win the election, it is nothing if they offer you a principal advisor or some job. They would always like you to be by their side because it suits them. It is for me to decide whether I want to do that or not. Right now, I'm telling you on record that I quit this space and I'm not doing this kind of work for anybody. क्योंकि उन्हें अपने अंदर ही अंदर लग रहा था कहीं ना कहीं मैं सिर्फ जनता को ठगने का काम कर रहा हूँ और वो भारत में एक जमीनी स्तर से बदलाव चाहते हैं। और आप राजनीति छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़। क्या हम लोग कौन राजनीति कर रहे हैं? और दूसरा आप बताइए, अभी लोग कह रहे हैं भैया जीतेंगे, क्या बनेंगे, नहीं बनेंगे, जीत पाएंगे नहीं। अरे 15 में तो हम जीत गए थे ना भाई। और 2022 में प्रशांत किशोर ने राजनीति के पारंपरिक ढांचे से हटकर जन स्वराज की नींव रखी और बस यहीं से शुरू हुई एक और नई बात। उनका कहना है ये कोई पार्टी नहीं बल्कि एक विचार है। जनता की भागीदारी से एक अच्छा शासन लाने का प्रयास है। पीके का कहना है देश में नेताओं की नहीं सिस्टम की कमी और अगर सिस्टम नहीं बदला तो कोई पार्टी या नेता कभी कोई टिकाऊ बदलाव नहीं ला सकता। हम लोग की बिहार में आकर राजनीति करने की, राजनीतिक पद लेने की कोई मंशा कभी रही नहीं।
ये जरूर मंशा रही कि बिहार में तरक्की अगर नीतीश के अंडर हो रहा है तो रफ्तार बनी रहे। बिहार में जन स्वराज का पहला काम पाँव पाँव यात्रा। प्रशांत किशोर ने अपने आंदोलन की शुरुआत बिहार से की। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, ना ही कोई हेलीकॉप्टर उड़ाया, ना ही कोई मंच सजाया, बल्कि वो गांव-गांव, घर-घर, खेत खलिहान में लोगों से मिलने निकल पड़े। इसे उन्होंने नाम दिया पाँव पाँव यात्रा। अब तक पीके ने 4000 किलोमीटर से ज्यादा पदयात्रा की। 2000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों का दौरा कर चुके थे। हजारों ग्रामीणों से सीधी बात कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने उनकी सब समस्याएं और शिकायतें सुनी और समझा। उनका कहना है ये कोई चुनावी दौरा नहीं, उनका मकसद है बिहार को बदलना। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कैसे? तो आइए जानते हैं क्या है जन स्वराज के प्रमुख मुद्दे। पीके के जन स्वराज का फोकस केवल नारों पर नहीं बल्कि नीति और नियत पर है। उन्होंने जिन मुद्दों को केंद्र में रखा, आइए जानते हैं क्या है वो। शिक्षा की बर्बादी। कैसे बिहार में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत ही खराब हो चुका है। पीके मानते हैं कि जब तक हर बच्चा अच्छी शिक्षा नहीं पाएगा बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा। कैसे सरकारी अस्पताल सिर्फ नाम मात्र के रह गए। भारी कोई दल बनी स्कूल में मास्टर नहीं करा पढ़ावत जाता है, आप बैठ के स्कूल में मास्टर बाड़न ना, अस्पताल में डॉक्टर बाड़न ना। नीतीश जी 17 साल से बाड़न मुख्यमंत्री कहता के एकदम विकास कर देनी, बिहार के चमका देनी, कुछ नहीं के। यहीं पर बेरोजगारी और पलायन बिहार की एक प्रमुख समस्या है। लाखों युवा हर साल बिहार से बाहर रोजगार के लिए पलायन करते हैं। पीके स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर खड़े करना चाहते हैं। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार की राजनीति में जातिवाद और भ्रष्टाचार गहराई तक फैला है। वही जन स्वराज साफ सुथरे नीति आधारित प्रशासन की बात कर रही है। पीके कह रहे हैं राजनीति में जनता की सीधे भागीदारी। क्या भविष्य में जन स्वराज एक मजबूत विपक्ष बन सकता है? आज भारत में विपक्ष के नाम पर कई पार्टियां हैं, लेकिन ज्यादातर बिखरी हो, जिनके विचार शून्य हैं और जनता से कटी हुई है। ऐसे में जन स्वराज क्या एक मजबूत वैकल्पिक विपक्ष की नींव बना सकते हैं? बशर्ते यहाँ आंदोलन पार्टी में बदले और नेतृत्व की दूसरी पंक्ति भी तैयार और जनता से जुड़ाव बना रहे। फैसला कीजिए, ये मंजूर है? वोट लोगे बिहार में, अब फैक्ट्री लगाओगे सूरत गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? आप बोलिए, आप कि मोदी को वोट देना है, देना है। देश के राजनीतिक रेगिस्तान में प्रशांत किशोर सच में एक नई किरण के रूप में दिखाई दे रहे। का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए, अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, प्रशांत किशोर लालू नीतीश मोदी के लिए नहीं, अगली बार वोट बिहार के बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। बिहार से पलायन खत्म करना है। मैं बताऊं कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जी, जिसको देश की जनता चुनेगी वो बन जाएगा। बिहार का अगला सीएम। आप आउटसाइड ऑफ बॉल फेंकेंगे तो मैं बॉल छोड़ना भी जानता हूँ। हाँ, चलिए।